आप उस साल भर की मेहनत में कभी किसी की शादी में चले गए तो छुट्टी हो गई, कभी होमवर्क पूरा करके नहीं आए, या एग्जामिनेशन के लिए जो आपने छुट्टी करी। बहुत सारे रीजन होते हैं कि हम साल भर पढ़ाई नहीं करते, लेकिन जब एग्जाम आता है तो हम क्या करते हैं कि साल के भर की पूरी स्टडी जो है एक हफ्ते में पढ़ने की कोशिश करते हैं, या 2 हफ्ते में, या 1 महीने में। क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, टीचर्स बहुत दूर होते हैं, स्कूल आना जाना मुश्किल हो जाता है, तो हम नहीं जा सकते। तो ऐसे मौके पर क्या करें, हम पेपर सॉल्यूशन करें। क्या करें? पेपर सॉल्यूशन। क्योंकि टीचर्स स्कूल में लिखा देते आंसर, बुक पे मार्क कर देते कि आपको ये आंसर लिखना है, या आपको बता देते हैं कि फला क्वेश्चन का आंसर ये है, तो आंसर आपके पास होता है। सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है कि आपको पढ़ना क्या है, आपको सिलेक्ट करना है। अब ऐसा भी होता है कि हर चैप्टर्स में या हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स आपके पसंदीदा होते हैं। जैसे अगर आप मैथ्स ले लो तो मैथ्स में अगर आपको सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हो तो आपको बिल्कुल आसान नजर आएगा कि नहीं? आपको सिर्फ जमा करना है, नफी करना है, जरब करना, तकसीम करना है, तो ये सबक आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको वही तरतीब बनाने कहा जाए तो तरतीब बनाने में अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं। अगर आपको कहा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री ये करना है तो लोग उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। या और जो आपके जो मुरब्बी मसावत का है, या और ऐसी बहुत सारे आपकी चीजें हैं। तो मान लीजिए कि मैथ्स में आपके 5 सबक है, 5 में से आपका 1 सबक या 2 सबक पसंदीदा है, तो आपको उसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन बाकी जो 3 सबक आपको समझ में नहीं आते या आपने उस पर कम ध्यान दिया था, तो आपको तलाश करना है क्वेश्चन पेपर में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अब पेपर सॉल्यूशन प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो इससे आपको पता क्या चलता है। जैसे हमारे साथी डॉक्टर इम्तियाज ने बताया कि पेपर पैटर्न, जब आप अलग अलग पेपर लेते हो तो आपको पता चलता है। सब यहां देख रहे हैं कि वहां देख रहे हैं? यहां देख रहे हैं? जब आप अलग अलग क्वेश्चन पेपर को यानी 3 साल या 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का होता है, क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स का होता है, क्वेश्चन नंबर 3 कितने मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पूछे जाते हैं सवाल या 10 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 में से 5 के आंसर लिखने के लिए ऑप्शन होता है, या 4 के लिए होता है, या 5 कंपल्सरी होता है। पता चलता है कि नहीं चलता? ये अलग अलग आप क्वेश्चन देखते हो तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं सवाल के 10 दिए हुए हैं, 10 में से आपको सिर्फ 5 करना है या 8 करना है। देखा है आपने? होता है कि नहीं होता है? ये पेपर पैटर्न से पता चलता है। तो जब हम अगर पेपर सॉल्विंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा पेपर पैटर्न हमें समझ में आता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं, चाहे 10वीं में हो या 12वीं में हो या 9वीं क्लास में हो, मुझे एग्जाम देने में जब एग्जामिनेशन के लिए जाऊंगा तो मुझे कुछ अलग हटके नहीं दिया जाएगा। जो अब तक पढ़ाया जा रहा है, अब तक का जो पैटर्न था, आपको वही पैटर्न के हिसाब से सवाल दिए जाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई कि अगर आप पेपर सॉल्व करते हो एग्जाम से, कभी बोलो एग्जाम के बाद करो पेपर सॉल्व। बोले मैं तो अभी मैथ का एग्जाम देकर घर पहुंची हूं, तो चलो अभी खाने के लिए तो 1-2 घंटे में उसको सॉल्व करने दो। वो सॉल्व करना फायदेमंद होगा? कौन सा फायदेमंद है? जो एग्जाम से पहले किया जाए। जब आपने पेपर सॉल्व करना शुरू किया तो आपको पेपर पैटर्न समझ में आया। सेकेंड चीज, आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी। आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी। उसकी वजह ये कि जब आप कुछ लिखते हो ना, जब आपके लिए नई चीज आती है, किसी को बार बार लिखने की आदत नहीं होती। मैं मिसाल मैथ्स की लेता हूं। एक्स बनाना होता है, या जो जजरुल मुरब्बा होता है वो होता है, या थीटा बनाना होता है, या डिग्री का सिंबल होता है। ऐसे बहुत सारी चीज होती है। तो जब हम 1-2 बार लिखते हैं ना तो जल्दी जल्दी में जो है वो कुछ का कुछ बन जाता है। लेकिन जब आप उसको बार बार लिखने की आदत बनाओगे तो वही थीटा आपका सही तरीके से थीटा बनता नजर आएगा। वही आपका एक्स हो, साइन एक्स हो या कॉस थीटा हो, जो कुछ भी हो, आपका सही तरीके से बनता आएगा। और दैट विल इंक्रीज और इंप्रूव योर जो है राइटिंग स्पीड भी आपकी बढ़ेगी, और सेकेंड हैंड राइटिंग भी आपकी इंप्रूव होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अब उसके बाद जब आप पेपर सॉल्व करते हो, पहला पेपर आपने सॉल्व किया था, आपने तलाश कर करके आंसर लिखे सोच के। लेकिन जब आप सेकंड पेपर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो 10 सवाल
पहले पेपर में पूछे गए तो दूसरे पेपर में आ चुके हैं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर 10 पे था तो थोड़ा 20 पे हो जाता है, या 20 पे था तो 30 पे हो जाता है। फिर जब आप थर्ड पेपर लेते हो तो वही चीज आती है कि आपने 10 क्वेश्चन पहले पेपर के और सेकंड पेपर के 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे आप फेमिलियर हो, आप पहचानते हो कि जो एग्जाम में बार बार पूछता है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब आप पेपर लिखना शुरू करते हैं तो आपको इत्मीनान होता है कि मैं भले ही पूरा पेपर ना करूं लेकिन ये 20 सवाल के जवाब मैं लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही? पीछे वाले अगर आ रही तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, जोर से और मोहब्बत से। जब इज्तिमा होता है कोई तो इज्तिमा में हम लोग बहुत बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह करते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जहां अल्लाह के जिक्र की बात आए तो इसमें शर्माना बिल्कुल नहीं। अब इंक्रीज हो गया कॉन्फिडेंस लेवल। एक और चीज हमें पता चलती है कि जो मैं एग्जाम का पेपर पैटर्न है हम सॉल्व करते हैं लेकिन हमारी एक गलती हो जाती है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है 3 घंटे का, 1.5 घंटे का या 2 घंटे का जो पेपर होता है। हम पेपर सॉल्व तो करते हैं लेकिन कब करते हैं? जब हमारा मन होता है लिखने के लिए बैठे, फिर जो डिस्ट्रैक्शन आए, अम्मी ने बुलाया या खाना खाने का टाइम हो गया या दोस्त का फोन आ गया तो हम उसको छोड़ देते, वो काम करके आते फिर आगे का सॉल्व करते। लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पर ही होना चाहिए। अगर 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर है तो जब आप एग्जाम से पहले सॉल्व करोगे तो घर वालों को बता दो कि अम्मी या अब्बा आज मैं जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो ये 2 घंटे मुझे आप डिस्टर्ब ना करें। अगर कुछ काम हुआ तो या तो उससे पहले बता दें या उसके बाद बता दें, क्योंकि वालिदैन की फर्माबरदारी भी हमारे लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि एग्जाम आ गए तो वालिदैन को के आपको दिखाई नहीं देता कि मैं पढ़ाई कर रही हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता? अम्मी को या अब्बा को तो बच्चे जो है इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, बेइज्जत कर देते हैं। वो माँ बाप जिन्होंने उनको पढ़ाई पर ध्यान दिया, उन्हीं माँ बाप की वजह से आप जो है 9 साल पढ़ने के बाद 10वीं की क्लास में आप दाखिल हो चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। उन्हीं माँ बाप की जब एग्जाम आता है तो पता नहीं हमारे बच्चों को क्या हो जाता है कि ज़हन में ये चीज आती है कि बस मुझे तो मार्क्स लेकर आने हैं, लेकिन माँ कहे कि बेटा जरा सुन, तो बच्चे का या बेटी का या बेटे का चेहरा चेंज हो जाता है। ये चेंज इसलिए होता है कि हम माँ बाप को पहले इन्फॉर्म नहीं करते कि अम्मी जान मैं ये 2 घंटा पढ़ाई करने वाला हूँ या पढ़ाई करने वाली हूँ, इसमें मुझे कुछ काम ना बताए। अगर कुछ काम होगा तो पहले बोले या बाद में बोले, इससे आपका भी काम बच जाएगा, वालिदैन का दिल भी नहीं दुखेगा। याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो इससे ये होगा कि अगर आपने 2 घंटे का पेपर सॉल्व करने बैठे, आपको पता चलेगा कि आपने एग्जाम से पहले पेपर सॉल्व करना शुरू किया तो वो 2 घंटे का पेपर आपका 1.5 घंटे में होता है, 2 घंटे में होता है या 3 घंटे में होता है। मान लीजिए कि आपका वो 2 घंटे का पेपर 3 घंटे में हुआ, तो नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। ये आपका पहला पेपर था, आप वापस दूसरे दिन ट्राई करें, उसी पेपर को जो है वापस से सॉल्व करें। 2 घंटा टाइमर लगा दे के अभी मैंने एग्जाम लिखना शुरू किया और आंसर लिखना शुरू करें। अभी आंसर बगैर देखे लिखना है, ऐसा नहीं कि बाजू में 21 रखी हुई है उसको खोल कर आंसर लिखे, ऐसा नहीं, बल्कि आपने जो याद किया है आप उसको लिखें। इससे 2 चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि आपको पता चलेगा कि कौन सा आंसर जो मैंने पढ़ा है वो करेक्ट क्लियर है और कौन सा आंसर ऐसा है कि मैं सोचती हूँ कि पहला वर्ड अगर याद आ जाए तो पूरा आंसर याद हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं? कुछ आंसर ऐसे होते हैं कि अगर पहला वर्ड आ गया तो पूरा आंसर मैंने लिख लिया, पहला वर्ड अगर मिस हो गया तो पूरा आंसर छोड़ दिया। तो आप उस क्वेश्चन को हाईलाइट करें, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जहां पर मुझे जरूरत पड़ती है कि पहले वर्ड को याद करने की। तो आप नेक्स्ट टाइम जब स्टडी करेंगे तो कोई जो पॉइंट है उस वर्ड को जो है अच्छे से याद करेंगे इंशाल्लाह। उसी तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम कैलकुलेशन परफेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। पहला पेपर आपने 3 घंटे में किया था, जब उसको वापस से सॉल्व करोगे तो वही आपका हो सकता है 2 घंटा 45 मिनट में हो जाए या 2.5 घंटे में हो जाए। लेकिन जब आप चौथा या 5वें पेपर सॉल्व करने बैठो तो आपका इंशाल्लाह वो पेपर 2 घंटे के अंदर या उससे पहले हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया, जो 70% स्टूडेंट्स हैं, तो कोशिश ये करें कि एग्जाम में भी दूर है, भले ही 1 हफ्ता क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ने हमें 1 हफ्ते का और टाइम दिया है। यही टाइम जो होता है हमें एहसास दिलाता है कि तुम्हारे पास वक्त है, चाहे दुनियावी हो कि दीनी हो। कि अगर बंदा गुनाह कर रहा है, अब तक जिंदगी में सांस चल रही है, इसका मतलब ये कि तौबा के लिए तुम्हारे पास वक्त है, अभी तौबा कर लो।
अगर माँ बाप का दिल दुखाया है तो माँ बाप से अभी माफी मांगो, जब तक हमारे माँ बाप हमारे सामने जिंदा है या जब तक हमारी जिंदगी है। अगर मैं इंतकाल कर गया और मैंने मेरे वालिदैन के लिए जो है बुरा भला कहा था, नाराज किया था, तो मैंने उससे माफी मांगने से पहले इंतकाल कर गया, तो मेरे नाम अमल में वही लिखा जाएगा कि मैंने वालिदैन का दिल दुखाया। या अल्लाह ना करे किसी के वालिदैन का इंतकाल हो जाए तो उसे माफी का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये वक्त बहुत अहम होता है। तो यहाँ पर हमें वक्त का कैलकुलेशन पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। एग्जामिनेशन हॉल में पेपर जब आप पहले सॉल्व करते तो आपको कुछ चीजें पता चलती है। एक तो ये कि पेपर पैटर्न पता चलता है, टाइम कैलकुलेशन, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, हैंड राइटिंग जो है आपकी इंप्रूव होती है, राइटिंग स्पीड आपकी बढ़ती है। अब एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है आपके साथ? रिक्वायर्ड स्टेशनरी। जब कभी हमारा एग्जाम होता है तो हम इस पर तवज्जो नहीं देते, हम जो है रात में देर तक पढ़ाई करते हैं या सुबह उठकर जैसे भी मौका मिलता है पढ़ाई करते हैं और कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। हमारे पास एक पेन होती है जिससे हमें पेपर लिखना है, या अगर ज्यादा कुछ होगा तो पेंसिल आ जाएगी, लेकिन कभी हम रबर भूल जाते हैं, स्केल भूल जाते हैं। अगर मैथ का पेपर देने जा रहे हैं तो कभी हमारे पास कंपास ही नहीं होता, ये वो बोलते हैं ना जिसे चांदा बोलते हैं, चांदा या त्रिकोण जो होता है, वो सब चीजें भूल जाते हैं। अगर जब हमारे पास वो नहीं होगा तो हम ज्योमेट्री का पेपर सॉल्व कैसे करें? अगर दायरा बनाना है तो दायरा कैसे बनाओगे? हाथ से बनाओगे। तो यही चीज होती है कि हम जब ये चीजें भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पीछे अगर हमारी स्कूल की कोई लड़की है या हमारा दोस्त आगे बैठे तो उसको हम पूछने के भाई जरा ये देखें, उससे हम अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और सामने वाले का भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले वो तमाम चीजें, वो तमाम स्टेशनरी जो आपको जरूरी है आपके पास होना चाहिए। इंशाअल्लाह बात समझ में आ गई? अगर आगे तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह, यहां वालों को समझ में आई? माशाअल्लाह। नेक्स्ट। अब एग्जामिनेशन हॉल में जब हम जाते हैं तो हम पर थोड़ा तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस का मतलब आप समझते हो? तनाव, ये तो मैंने बताया। आप अपनी जबान में टेंशन और एक प्रेशर होता है, एक तरह का प्रेशर हमारे जहन पर। अब वो प्रेशर किस वजह से होता है वो देखते हैं। पहला, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो पहला है कि मेरा रिवीजन नहीं हुआ, मेरा रिवीजन नहीं हुआ। ये कब होता है कि जब हम पढ़ाई नहीं करते या हमारा जो पूरा जो बुक है वो कंप्लीट नहीं करते। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एग्जाम से पहले आप कुछ पेपर सॉल्व कर लेते हैं, अगर हमने साल भर मेहनत नहीं की लेकिन एग्जाम से पहले कुछ पेपर सॉल्व कर लिए तो उस वक्त आपके जहन में सवाल आएगा ही नहीं, अरे मेरा तो रिवीजन हुआ ही नहीं। तो ये सवाल हमारे जहन में कभी नहीं आना चाहिए। याद रहेगा इंशाअल्लाह, याद रहेगा इंशाअल्लाह। जितना आपने पढ़ा है, भले ही आपने जो 4 आंसर याद किए, इतना तो कोई नहीं करता, लेकिन मिसाल, भले ही आपने 4 आंसर याद किया और एग्जामिनेशन हॉल में पढ़े, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये होना चाहिए कि मैंने 4 याद किया तो मैं 4 पूरा लिख कर आऊं। और आपके मुकद्दर में ही 4 आंसर याद करना लिखा था, क्योंकि तकदीर से आगे कोई नहीं जा सकता। एक बच्चा 70% स्कोर करने की आदत होती है कि जब उसके प्रीलिम्स होते हैं तो 70 मार्क्स, 71, 72, 75, और एक बच्चा जो है 50, 55, 60 इसके अंदर ही होता है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि मैं 50 से, मेरा रेंज 50 से 55 का है लेकिन मैं 75 स्कोर करूं, वो कर सकता है, लेकिन मेहनत जरूरी है। लेकिन उसने मेहनत नहीं किया और एग्जामिनेशन हॉल में सोचे कि मैं 70 नहीं ला सकता, 70, तो तू सोचता कि मैं 70 का, जब तेरे मुकद्दर में तूने बगैर मेहनत के 50, 55 पे अपने आप को रोक लिया है तो बस उसी पर इत्तेफाक कर। अगर तू चाहता है ज्यादा परसेंटेज हासिल करे, तुझे 70% वाले की उतनी मेहनत भी करनी जरूरी है। ये मैंने इसलिए बताया कि जितना आपने याद किया आपके लिए इनफ है, आप उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप ज्यादा मार्क्स की उम्मीद ना करो। जितना आपने पढ़ा है उस पर इत्तेफाक करो, ठीक है? जितना आपने पढ़ा है उस पर पूरा फुल कॉन्फिडेंस हो कि अगर मैंने 50% का पढ़ा है, 60% का पढ़ा है, तो इंशाल्लाह मैं उतना पूरा लिखकर आऊंगा या लिखकर आऊंगा इंशाल्लाह। तो ये इस डर कि मेरा रिवीजन नहीं हुआ, मैंने इतना नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये सवाल हमारे जहन में नहीं होना चाहिए। सब चीजें एग्जामिनेशन हॉल के बाहर छोड़कर अंदर जाना। सेकेंड चीज, क्वेश्चन पेपर। अब जैसे हमारे साथी ने बताया कि क्वेश्चन पेपर टेबल पे रखा रहता है तो सबके चेहरे चेंज होते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। उसकी वजह ये कि जो 4-5 साल तक सवाल आता है आज भी वही आने वाला है,
एक दो सवाल चेंज होगा, तो उस पर हम टेंशन क्यों लें? अगर आपने पहले ही स्टडी किया है तो वही आपको लिखना है। और जो महाराष्ट्र बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड वाला हो, किसी भी बोर्ड से अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो सबका एक ये जो है पैटर्न होता है कि उसी पैटर्न में जो सिलेबस बता दिया गया है उसी सिलेबस में से आपको सवाल आएगा, बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो पेपर का टेंशन लेना नहीं, जितना आपने पढ़ा है उतना जाकर लिखना है इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, वो सवाल आपके जहन में नहीं होना चाहिए। ये आपके जहन पर जो प्रेशर डालता है, यानी तूने रिवीजन नहीं किया, क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, ये सवाल पर सोचना नहीं है। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट। अब अगर किसी ने पेपर सॉल्यूशन सॉल्व नहीं किया, पेपर सॉल्यूशन नहीं किया है, पेपर का पैटर्न ही नहीं पता, तो जब वो क्वेश्चन पेपर देखेगा तो सोच में पड़ जाएगा कि मैं पहले क्वेश्चन नंबर करूं कि क्वेश्चन नंबर 2 करूं, कौन सा मेरा जो सेक्शन है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, कौन सा सेक्शन मेरा जो है जल्दी कवर हो जाएगा, ये उसके जहन में नहीं होता। तो पेपर लेकर वो इसमें टाइम वेस्ट कर देता है कि मैं कौन सा सवाल पहले सॉल्व करूं। उसके बाद आंसर लेने। अब जैसे डॉक्टर इम्तियाज साहब ने बताया कि जब हम क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पिथागोरस का मसला मिसाल के तौर पर, तो वो एक आंसर मुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं, तो मैंने उल्टी करना शुरू कर दिया एक आम जबान, यानी जितना भी उसके बारे में मालूम था मैंने पूरा लिखना शुरू कर दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे पता ही नहीं कि पिथागोरस का मतलब को सिर्फ डिफाइन करने के लिए बोला गया है या एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करने बोला गया है या पिथागोरस के मसले की रूह से उस टर्म को सॉल्व करना है। मैंने डिफरेंस समझा ही नहीं, जिसकी वजह से ये होता है कि मुझे आंसर कितना बड़ा होना चाहिए ये समझ में नहीं आता। और ये कब समझ में आएगा, अगर पहले आपने पेपर बोलिए पेपर सॉल्व किया है तो आपको पता चलेगा। आज तो मार्केट में बुक्स अवेलेबल होती है, जैसे 21, उसमें बताया जाता है कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें कितना बड़ा आंसर लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना बड़ा आंसर लिखना है, ये चीजें बताई जाती है। तो यहाँ पर वही चीज आती है कि आंसर ने हमें पता ही नहीं कि हम बस लिखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद स्ट्रेस और तनाव किस वजह से होता है, व्हाट अदर्स आर डूइंग। मैंने पहला आंसर लिखकर बैठ गया, अब मुझे याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अरे ये क्या लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है, ये मेरे टाइम को वेस्ट करता है और ये मेरे जहन पे स्ट्रेस आता है। वो कैसे, मुझे एक आंसर आता था, मैं लिखकर बैठ गया, बाजू वाली रूम में डॉक्टर इम्तियाज साहब लिखती जा रहे, और मुझे अरे वो तो कितना लिख रहे, अरे वो तो 100% लाने वाले। तो ये चीजें ना दूसरों को देखकर जो है जलना या ये सोचना कि अरे वो तो इतना लिखना मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो ये चीज उस वक्त हमें सोचनी नहीं है। हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन किस पर होगा, हमारे पेपर पे, दूसरे के पेपर पर नहीं होगा। जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन अपने पेपर पर होगा तो दूसरा क्या कर रहा है वो प्रेशर वो तनाव हमारे जहन पर नहीं होगा। अब उसके बाद मैं कंप्लीट करूंगा कि नहीं करूंगा, क्योंकि पेपर पैटर्न कभी मैंने सॉल्व ही नहीं किया। अब मेरे पास पेपर आ गया तो मैं उसको लिखना शुरू किया, अब मेरे पास टाइम कैलकुलेशन ही नहीं है तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो इससे समझ में आता है कि जो स्ट्रेस होता है उसका पूरा लिंक जो है एग्जाम के पहले वाली हमारी एक्टिविटी से होता है। अगर हमने पेपर सॉल्व किया होता है तो चीजें हमारे सामने नहीं आती। अब एग्जामिनेशन हॉल में जो सबसे पहली गलती हमसे ये हो जाती है, एक तो ये स्टेशनरी भूल जाते हैं, सेकेंड चीज क्वेश्चन पेपर का हम रीड ही नहीं करते। हमारे सामने क्वेश्चन पेपर जैसे उठाया, पहला क्वेश्चन दिख गया कि अपोलिनियस का मसला पूछा गया या x² + 2x + 4 दिया है, ये तो बहुत आसान सा ना, मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। इसकी वजह से हम पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते। तो हमें सबसे पहले आदत ये होनी चाहिए, पेपर किसी भी सब्जेक्ट का हो, पहले पूरे पेपर को फर्स्ट टू लेके एंड तक सब क्वेश्चन को देखना है, देखेंगे इंशाल्लाह। इससे फायदा ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि मैंने जो प्रैक्टिस किया है उसमें से कितना आया है, या जो मैंने पढ़ा था कौन से आंसर में जल्दी लिख सकता हूं, तो ये आपके माइंड में एक मैपिंग हो जाएगी। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर को रीड करते हो, आपने रीड करना शुरू किया, एग्जाम से पहले आपने कितने पेपर सॉल्व किए थे, 3 किए हो, 4 किए हो, 5 किए हो, कितने भी किए हो। लेकिन जब आप अब जो करेक्ट पेपर है एग्जामिनेशन हॉल में आपके हाथ में, जब आप उसको देखो तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो पहले सॉल्व किए थे उसमें क्या आंसर तो इसमें मौजूद है, जो मैंने एग्जाम से पहले सॉल्व किए थे उसके क्वेश्चन इसमें मौजूद है। तो वो आपका इंक्रीज करेगा कॉन्फिडेंस लेवल।
सेकेंड चीज, आप अपने टाइम को मैनेज करोगे। अगर मैंने क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया तो मुझे पता है कि मुझे 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना टाइम लगता है, 10 मार्क्स के लिए इतना टाइम लगता है। उसके बाद आंसर मैपिंग करोगे कि मुझे 5 मार्क्स का पूछा है तो कितना बड़ा आंसर लिखना है, डिफाइन करना है तो सिर्फ उसको डिफाइन ही करना है, अपने वर्ड में पूरा नहीं लिखना है। डेफिनेशन पूछा है तो सिर्फ वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन लिखना है, या आपको बोला गया कि उसको एक्सप्लेन करना है मिसाल के जरिए, तो आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन कितना बड़ा होना चाहिए आप उसको मैप कर सकते हो। कब कर सकते हो? अगर आपने पहले पेपर सॉल्व किया होगा। उसके बाद रिलैक्सेशन, पेपर पढ़ने के बाद रिलैक्स आप उसी वक्त हो सकते हो कि जब आपको पता हो कि पेपर में जो सवाल पूछे गए मैं पहले तो बोलो कर चुका हूं, मैंने पहले कर लिया है। जब आप अगर ये होगा तो आप फील करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर चुका हूं, और जब ये होगा तो उससे फायदा क्या होगा? राइट साइड में देखो आंसर पेपर रिवीलिंग टाइम। अगर आपने पेपर को पहले पढ़ा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया कि ये तो मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं, इसके लिए मुझे इतना टाइम लगेगा, 5 मार्क्स के लिए इतना लिखना है, 10 मार्क्स के लिए इतना, 15 मार्क्स के लिए इतना, तो आपका पेपर जो है 2 घंटे का अगर होगा तो वो 1.5 घंटे में या पौने 2 घंटे में जो वो खत्म हो जाएगा। आपका फिर भी 15 मिनट या आधा घंटा बाकी रहेगा। तो ये टाइम जो बाकी है आपको पेपर रिव्यू करने के लिए कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ कि नहीं, सेक्शन भी मैंने कंप्लीट किया कि नहीं, कोई क्वेश्चन मेरा छूटा तो नहीं, तो ये देखना हमारे लिए जरूरी है। अगर ये सब किए तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई कंप्लीटेड माय पेपर इन टाइम। तो ये इसके लिए क्या करना होगा हमें? पेपर सॉल्यूशन। अगर आपने साल भर स्टडी नहीं की है, टीचर बेचारे जो है साल भर मेहनत करते हैं, कभी कभी तो टीचर्स ये होता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी बुलाते हैं, 50 को बुलाते हैं और आते 30 या 15 आते हैं या 10 आते हैं, या तो कोई भी नहीं आता। तो ये हमारी काहिली सुस्ती की वजह से होता है। तो हमें क्या करना है? अगर हमने साल भर ऐसा कुछ किया है तो बस हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, एग्जाम कब से आपके? 1 मार्च से। कितने दिन बचे? 10 दिन। 10 दिन भी बहुत है। सब्जेक्ट कितने आपके? कितने सब्जेक्ट है? 7 सब्जेक्ट है। 10 दिन बहुत ज्यादा हो गए। तो अगर आप इसी 10 दिन को यूटिलाइज करोगे कि मुझे एक दिन में जो है एक सब्जेक्ट के 3 पेपर सॉल्व करना है या 2 पेपर सॉल्व करना है, जैसा भी आप करना चाहो, तो आप वेल एंड गुड कर सकते हो, करोगे इंशाल्लाह। अभी भी हमारे पास 10 दिन बाकी है, हम और अच्छा कर सकते हैं, तो ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ करेंगे इंशाल्लाह। तो यही सुन्नी दावत इस्लामी चाहती है कि आप जो है